पहला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी पूछा जाता है। तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। तो ये भी आप याद रखें। और बात करें वही पहली पंचवर्षीय योजना का, तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1951 से 1956 तक। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न को। आज का दूसरा प्रश्न है, संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। और संविधान में संशोधन कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संसद को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। आज का 3 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न को। 4 नंबर में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉस एंजलिस। जी हाँ, लॉस एंजलिस शहर में आयोजन किया जाएगा। जो कौन सा देश में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सा देश में किया जाएगा? तो अमेरिका में है। तो आपको शहर के नाम के साथ आपको देश का भी नाम याद रखना है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आज का 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ आपको 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। और कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 164 के तहत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को। तो अबू धाबी किसकी राजधानी है? अबू धाबी निम्नलिखित में से कौन सा देश की राजधानी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। और यहाँ का मुद्रा भी पूछा जाता है। तो दिरहम जो है अबू धाबी का मुद्रा है। तो ये आप नोट कर ले, याद रखते हुए चले। आज का 7 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट का, तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। आज का 8 नंबर प्रश्न है, चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? चीन में बक्सर विद्रोह जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1900 में चीन में बक्सर विद्रोह हुआ था। और वहीं आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बक्सर की लड़ाई या बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। तो ये आप याद रखते हुए चलें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 9 नंबर में, वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव कौन थे? वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव कौन थे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव थे। वही बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो किस वर्ष में नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ? जी हाँ, किस वर्ष में नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। वहीं बात करें आज का 11 नंबर प्रश्न का, तो सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन कहाँ स्थित है? सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन जो है निम्नलिखित में से कौन सा शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला में स्थित है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। जो कौन सा, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खड़गवासला कहाँ है? तो पुणे में स्थित है, ये भी आप याद रखते हुए चले। देखते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न को, तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आई होप कि आपको इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ? बिहार में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 13 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा युग की थी? तो इसका सही उत्तर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन से युग की थी हड़प्पा सभ्यता? और वहीं बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक-मोहन लाइन जो है भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का नाम है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 15 नंबर में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री हेन तयासांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री हेन तयासांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेन तयासांग भारत आया था। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द लाइफ ट्री जो है गई थी। और एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी पुस्तक जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा ही लिखा गया। तो ये आप याद रखते हुए चले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आज का 18 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। वहीं बात करें आज का अगला प्रश्न का। आज का 19 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना जो हुई किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1881 में। तो ये भी आप याद रखते हुए चले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से कौन सा समाज के संस्थापक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कौन? राजा राम मोहन राय। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और बात करें अधिक जानकारी की, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। तो ये आप याद रखते हुए चले। देखते हैं आज का 22 नंबर प्रश्न को। तो संविधान सभा के
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो किस राज्य को जैन धर्म का जन्म स्थान कहा जाता है? किस राज्य को जैन धर्म का जन्म स्थान कहा जाता है? यानी कौन से? ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य को। जी हाँ, बिहार राज्य को जैन धर्म का जन्म स्थान कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था तक्षशिला विश्वविद्यालय। और वहीं बात करें आज का नेक्स्ट प्रश्न का, तो 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, भारत जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। और वही बात करें म्यांमार का, थाईलैंड का, इंडोनेशिया का, तो ये तीनों जो है आसियान का सदस्य देश है। तो ये आप याद रखें, नोट करते हुए चले। 26 नंबर प्रश्न है, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, लव शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन सा खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 27 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है कैसा होता है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही आंसर है, वास्तविक तथा उल्टा होता है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब। और मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस। तो ये आप याद रखते हुए चलिए। आज का 28 नंबर प्रश्न है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? जी हाँ, आकाश जो है निम्नलिखित में से किसके कारण जो है नीला दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। आज का 29 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों के पैर में पाए जाने वाले एक हड्डी का नाम निम्न में से क्या है? मनुष्यों के पैर में पाए जाने वाले एक हड्डी का नाम निम्न में से क्या है? ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना नंबर सी, पार्टिल्ला जो है मनुष्य के पैर में पाए जाने वाले एक हड्डी का नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 30 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है? विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से क्या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। ये भी आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। आज का 31 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बताते चलता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट लगता हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ, अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूँ। आज का 32 नंबर प्रश्न है, वृंदावन उद्यान डैश में स्थित है? जी हाँ, वृंदावन उद्यान जो है निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में स्थित है वृंदावन उद्यान। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। आज का 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से क्या है? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही आंसर है, ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। और वहीं बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो पादपों में जाइलम उत्तक का डैश भाग भोजन का संग्रह करता है? पादपों में जाइलम उत्तक का डैश भाग भोजन का संग्रह करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम पैरेन्काइमा जो है पादपों में जाइलम उत्तक का जाइलम पैरेन्काइमा भाग भोजन का संग्रह करता है। यह पौधे का उत्तक है जो भोजन, पानी और अन्य घुले हुए खनिजों को जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये आप 30 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से क्या है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। और बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो जब बर्फ पानी में पिघलती है तो इसकी निम्नलिखित में से क्या हो जाती है, ये आपको पहचान करके बताना है। जब बर्फ पानी में घुलती है तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मात्रा कम हो जाती है। जब बर्फ पानी में पिघलती है तो जब बर्फ पिघलती है तो यह पानी में परिवर्तित हो जाती है और बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए इसकी मात्रा कम हो जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। 37 में कमानीदार तराजू डैश के सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ, कमानीदार तराजू जो है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुक का नियम के सिद्धांत पर काम करता है कमानीदार तराजू। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। आज का 38 नंबर प्रश्न है, वर्षा की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती है, तो इसका सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जल का पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। आज का 39 नंबर प्रश्न है, फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के पुनर्गठन आयोग से संबंधित है फजल अली आयोग का संबंध है। वहीं बात करें आज निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस पर अक्सर हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस पर अक्सर हार्ड कॉपी प्रदर्शित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर पर। तो आपसे यहाँ दो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद था वो भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अभी तक आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं फ्री में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।